बात अस्पताल के लाइसेंस रद्द होने की करते हैं। देश में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी बड़े अस्पताल का लाइसेंस रद्द हुआ हो, वो भी इतनी फौरी कार्रवाई करते हुए। राजधानी दिल्ली में शालीमार बाग में मौजूद मैक्स हॉस्पिटल का लाइसेंस दिल्ली सरकार ने रद्द कर दिया है। दरअसल अस्पताल ने बच्चे को मृत घोषित करते हुए उसे घर वालों को सौंप दिया था। 2 जुड़वा बच्चे हुए थे, लेकिन बाद में बच्चा जिंदा निकला, उसमें हलचल हुई, उसकी सेहत बिगड़ी, घर वालों ने उसे दूसरे अस्पताल में दाखिल करवाया, लेकिन मासूम की जान बच नहीं सकी। अब दिल्ली सरकार ने जांच के बाद सख्त एक्शन लिया है और अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। लेकिन आईएमए के अध्यक्ष सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसी एक डॉक्टर की गलती की सजा पूरे अस्पताल को देना सही है। मैक्स अस्पताल की ओर से भी जो बयान आया है उसमें उन्होंने इस कार्रवाई को कठोर करार दिया है। ये मानगी बनेगी या फिर वाकई में कार्रवाई कठोर है। पर मैक्स हॉस्पिटल के सिलसिले में कुछ गड़बड़ियां मिली हैं। जैसे उन्होंने 2 बच्चे जो थे उनको मृत घोषित किया, जिसमें से एक बच्चा जिंदा था, जिंदा होते हुए भी उसको मृत घोषित कर दिया, जो कि एक बहुत ही सीरियस मामला है। सेकेंडली, मैक्स हॉस्पिटल जो है वो EWS कोटे में भी सही तरीके से वो नहीं दे रहा था, एडमिशन्स नहीं दे रहा था। इन सब चीज़ों को देखते हुए आज मैक्स हॉस्पिटल का लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। गलती हुई है, गलतियां होती हैं और गलतियों को कम करने के लिए मंथन होना चाहिए। अमेरिका में ही 4.5 लाख लोगों की गलतियां होती हैं, गलतियों से मौत भी होती है। गलतियों के लिए निदान करने के लिए बैठना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद करोगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो शालीमार बाग में मौजूद मैक्स हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द करने की और भी कई वजह हैं। तो क्या क्या वजह हैं वो भी आपको बता देते हैं। जैसा कि खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल कह रहे थे कि EWS कोटे के तहत मरीजों को दी जाने वाली सुविधा का स्तर ठीक नहीं था। दिल्ली सरकार ने 10 से 20% बेड बढ़ाने की इजाजत दी थी, लेकिन अस्पताल ने मियाद पूरी होने के बाद भी बेड्स नहीं हटाए थे। बेड्स पर सिर्फ बुखार वाले मरीजों को ही रखने की इजाजत थी, लेकिन अस्पताल ने इसमें भी कोताही करी। इन बेड्स का इस्तेमाल कर रहा था, यानी कि मौजूदा तय संख्या से ज्यादा बेड्स रख रहा था। सिर्फ वो बुखार के दौरान एक्स्ट्रा बेडिंग की इजाजत थी, उनका बेजा इस्तेमाल कर रहा था। तो कई लूप होल्स जब जांच हुई इस मामले की तो उसमें पाए गए। अस्पताल को हमने ऑर्डर दिया है कि उन पेशेंट्स को ये ऑफर देंगे कि भाई वो चाहें तो शिफ्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उनका इलाज कर सकते हैं। नए पेशेंट ये भर्ती नहीं कर सकते और नए पेशेंट को देख भी नहीं सकते हैं। इट मीन्स के हॉस्पिटल विल नॉट फंक्शन हेंस नाउ। सर, क्या टाइम फ्रेम है इसका कि तब तक ये लाइसेंस सस्पेंड रहेगा? लाइसेंस कैंसिल हुआ है पूरे हॉस्पिटल का जी। जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट कैरी ऑन किया जा सकता है। तो बड़ी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई। यह सिर्फ एक अस्पताल की लापरवाही भर का मामला नहीं है, देश की बदहाल चिकित्सा व्यवस्था का एक जीता जागता सबूत भी है। इतनी बड़ी कार्रवाई जो है शायद पहली बार हुई है, लेकिन लापरवाही इससे पहले भी कई बार सामने आई है। नवंबर 2017 में दिल्ली सरकार ने इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल का किडनी ट्रांसप्लांट का लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द कर दिया था। 2016 में हीरानंदानी अस्पताल पवई का ऑर्गन ट्रांसप्लांट का लाइसेंस भी कैंसिल किया था। उससे पहले 2011 में फोर्टिस बैंगलोर का ऑर्गन ट्रांसप्लांट का लाइसेंस कैंसिल हुआ था। दिसंबर 2011 में आग लगने से 70 से ज्यादा मरीजों की मौत के चलते कोलकाता के AMRI हॉस्पिटल के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया था। यानी कार्रवाई पहले भी हुई है। और अब बात 3 तलाक की। क्या 3 तलाक कानून से भी बड़ा हो गया है? ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं। और क्या किसी का सपोर्ट करना 3 तलाक की वजह बन सकता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़ा होना किसी को 3 तलाक दिला सकता है? तमाम सवाल खड़े हुए हैं हाल की एक घटना से। कुछ लोगों की सोच, क्या देश की संसद को भी 3 तलाक की पैरोकारी के आगे हार माननी पड़ेगी? बरेली में एक महिला को मिले 3 तलाक के बाद ये सवाल उठे हैं। 3 तलाक देने के पीछे वजह क्या है, आप जरा सुनिए। कल बीजेपी नरेंद्र मोदी की रैली निकली थी, तो उसमें मैं गई थी तलाक की वजह से। तो मैं जब वहाँ से आई तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे ये कहा कि रैली में गई थी तू, तो मैं तुझे तलाक दूंगी। ठीक सुना आपने, रैली में जाने पर तलाक। और 3 तलाक के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी तलाक के बिद्दत यानी एक बार में 3 तलाक को गैर कानूनी बता दिया है। लेकिन उसी 3 तलाक के खिलाफ रैली निकालना बरेली के सारे को कैसे महंगा पड़ा, देखिए पूरी रिपोर्ट। पैरों में पट्टी बंधी है, माथे पर भी जख्म के निशान है। बरेली की सारा एक पल में बेसहारा हो गई। गोद में 1 साल का बेटा है, लेकिन पति को जरा भी रहम नहीं आया। 3 तलाक की तलवार से सारा की जिंदगी पल भर में तार तार हो गई और खता
बस इतनी कि सारा उन महिलाओं में से है जो 3 तलाक के खिलाफ खड़ी हो रही हैं। बरेली में 3 तलाक के खिलाफ महिलाओं ने रैली निकाली। सारा भी इस रैली में शामिल हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। आरोप है कि इससे नाराज सारा के पति दानिश ने उसकी पिटाई की और फिर 3 तलाक देकर बेटे के साथ घर से रुखसत कर दिया। रैली निकाली थी 3 तलाक के विपक्ष में और मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए एक रैली निकाली थी। जब इनके पति को पता चला कि ये उस रैली में स्वयं शामिल थे, ये जब अपने घर पहुंची तो इनके साथ मारपीट करी गई। इनका मजाक उड़ाते हुए कि तू 3 तलाक पर तू शरीयत के साथ मजाक कर रही है, इस चीज़ को लेकर इनके साथ गंभीर मारपीट करी गई। छोटे भी इनकी शामिल हैं और इसका 1 साल का बच्चा है, उसको मारपीट करके दुधमुहा बच्चा है उसको निकाल दिया। पति ने पल भर में बेसहारा कर दिया और अब सारा इंसाफ के लिए दर-दर भटक रही है। सारा की मां का तो यहाँ तक कहना है कि दानिश खान के लिए सारा से मारपीट आम बात है। हम चाहते हैं कि भाई इसका इंसाफ हो और हमारे बेटे को न्याय मिले। कितने साल का बच्चा है? 1 साल का बच्चा है। इस हालत में भी उन्हें तलाक दी थी और दूध पीता बच्चा है वो। हालांकि आरोपी पति और उसके परिवार वालों की सफाई आनी अभी बाकी है, तो दूसरी ओर सारा अदालत का दरवाजा खटखटा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 3 तलाक के जख्म कब तक देश की बेटियों को सालते रहेंगे? टीम न्यूज़ नेशन। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 3 तलाक देश की कई बेटियों की जिंदगी तबाह कर चुका है। अदालत ने इसे गैर संवैधानिक घोषित भी कर दिया है, उसके बावजूद भी ये लगातार जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले 2017 में देश भर में 3 तलाक के 177 मामले सामने आए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 66 मामले सामने आ चुके हैं और इसमें सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। जहां तक कानून की बात है तो केंद्र सरकार 3 तलाक रोकने के लिए कानून बनाने की तैयारी कर रही है। ये कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा। इसमें प्रावधान किया जा रहा है कि अगर किसी ने अपनी पत्नी को एक बार में 3 तलाक दिया तो ये गैर जमानती अपराध होगा और दोषी को 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। माना जा रहा है कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल के पास होने के बाद पीड़ित को कानूनी अधिकार मिल जाएगा। वो अदालत में अपने और बच्चों के लिए गुजारा भत्ता भी मांग सकेगी। पीड़ित अपने नाबालिग बच्चे की कस्टडी भी मांग सकती है। इस कानून में बोलकर, लिखित, ईमेल, SMS या फिर व्हाट्सएप से दिया गया एक बार में 3 तलाक अवैध माना जाएगा। फिलहाल 3 तलाक रोकने के लिए लाए जा रहे कानून पर राय जानने के लिए इसे राज्य सरकारों के पास भेजा गया है। और शराब माफिया की पोल खोलना राजधानी दिल्ली में एक महिला पर भारी पड़ गया। बीच सड़क पर उसके साथ दरिंदगी की गई। आरोप है कि भीड़ को ढाल बनाकर उसे मारा पीटा गया। भीड़ तमाशा देख रही है और सरेआम एक महिला पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। दिल्ली के नरेला में एक महिला से मारपीट और अत्याचार की यही वो तस्वीरें हैं जिनमें आरोप लगा है कि अवैध शराब के खिलाफ आवाज उठाने पर महिला के साथ दरिंदगी हुई। पीड़ित महिला की आपबीती झकझोर कर रख देने वाली है। करे भाग जाएगी, मैंने कहा मैं नहीं भागूंगी, यहीं पे बैठी हूँ क्योंकि मैंने गुनाह नहीं किया। मैं वहीं बैठी रही, वो मुझे मारते रहे, मेरे को रोड से मारते रहे, मैं कुछ नहीं बोली। उन्होंने मुझे पीड़ित महिला अकेली थी और मारपीट करने वाली महिला के साथ कई लोग मौजूद थे। इसी बीच पीड़ित महिला ने पुलिस को कॉल किया। जब वो मुझे घसीट करके लेके जा रहे थे, एक पुलिस स्टाफ आया बीच में कि मैडम छोड़ दीजिए, आप उनको साथ इतना वो मत करिए, उनको चादर दीजिए, शॉल दीजिए। पता है उन्होंने उस पुलिस वाले को भी मारा और वो भी बेचारा साइड हो गया। फिर उसके बाद वो मुझे अपने वहाँ पे लेके गए। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि आरोपियों के खिलाफ एक दिन पहले पुलिस ने कार्रवाई की थी। पुलिस के मुताबिक बुधवार की शाम 7:35 पर महिला आयोग की टीम ने नरेला जेजे कॉलोनी में छापेमारी की थी, जहाँ घर से 312 शराब की बोतलें और 12 बियर की बोतलें बरामद हुई। इस मामले में एक्साइज एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोपी पति और उसकी पत्नी को नोटिस देकर पुलिस लौट आई थी। इसी छापेमारी की वजह से नाराज शराब माफिया के घर वालों ने पीड़ित महिला को पकड़ लिया और उसकी पिटाई करने लगे। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और दिल्ली के इस नरेला कांड पर सियासत भी तेज हो गई है। दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आमने सामने है, तो वहीं केजरीवाल इस मामले को लेकर उपराज्यपाल से मिले हैं, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिला की सुरक्षा को लेकर एलजी के निर्देश में संतुष्टि तो जताई, लेकिन उनके सवाल अब भी जस हैं। पूरी बॉडी पे उसके आयरन की रॉड से जो मार पिटाई है उसके निशान हैं, और कुछ निशान ऐसे हैं जो बोले नहीं जा सकते क्योंकि उसको निर्वस्त्र करके पूरे इलाके में नंगा करके घुमाया गया है। और ऐसी हिम्मत शराब माफिया की, गांजे माफिया की दिल्ली के, देश के राजधानी के बीचों बीच हुई है।
या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मिले हुए हैं। उस इलाके में करीब 47 केसेस से ज़्यादा बूटलैगिंग के ही एफआईआर हुई हैं और सामान जमान भी जब्त हुआ है और इन लोगों के खिलाफ एक्शन रेगुलर हो रहा है। और ये इसी रेगुलर एक्शन का ही फॉल आउट था कि जो महिलाएं हैं उन लोगों ने इस महिला का इस तरीके से व्यवहार किया है। सोच के देखिए कितने आराम से यहाँ पर पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की पॉश सोसाइटी में मां बेटी की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। मृतक महिला के लापता नाबालिग बेटे की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस नाबालिग को ही डबल मर्डर का चश्मदीद और सस्पेक्ट के तौर पर देख रही है। ग्रेटर नोएडा की पॉश सोसाइटी में हुए डबल मर्डर मामले की गुत्थी अभी उलझी हुई है। डबल मर्डर के बाद से ही मृतक महिला का 15 साल का बेटा लापता है। पुलिस टीम लापता नाबालिग की तलाश कर रही है। विटनेस के तौर पर भी हो सकता है और सस्पेक्ट के तौर पर भी उसको देख सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है घर में 3 ही सदस्य थे, उसमें से एक मिसिंग है। पुलिस के मुताबिक महिला का नाबालिग बेटा डबल मर्डर का एकमात्र चश्मदीद है। आशंका जताई जा रही है कि धुरे हत्याकांड के बाद आरोपी फ्लैट में 1 घंटे तक रहा। पुलिस जांच में पता चला है कि बेटा घर से करीब 2 लाख रुपए भी अपने साथ लेकर गया है। घर पे क्रिकेट बैट भी मिला है जिससे हमला हुआ। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल बैट और कैंची को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। कहा जा रहा है कि लड़के ने घर से निकलने से पहले आखिरी बार अपने कपड़े बदले। वो एक बैग लेकर निकला जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। इन तस्वीरों में वो हाथ में मोबाइल लिए हुए नजर आ रहा है। जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों के माध्यम से ये बात संज्ञान में आई है कि कोई एक गेम वो खेलता था। उस गेम को हम लोगों की टीम ने देखा, हालांकि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो किसी बच्चे को इस लेवल तक उकसा सके। हो सकता है कोई और बात हो। फिलहाल पुलिस इस दोहरे हत्याकांड के हर एंगल से जांच कर रही है और नाबालिग की सरगर्मी से तलाश जारी है ताकि कत्ल की मिस्ट्री पूरी तरह खुल सके। ग्रेटर नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव और रिजवान आरिफ के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब अपराध की कुछ और खबरें देखते हैं क्राइम व्यू में। मुंबई पुलिस ने कत्ल की सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है। पालघर के बोईसर में 12 साल पहले एक शख्स की हत्या हुई थी। पुलिस के मुताबिक महिला ने पति की हत्या के बाद उसकी लाश को अपने ही घर के सेप्टिक टैंक में डाल दिया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पुलिस ने सेक्स रॉकेट का भांडाफोड़ किया। मामले में कई कस्टमर समेत करीब 12 विदेशी लड़कियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सागर जिले में 8वीं कक्षा की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया। छात्रा घर पर अकेली थी, तभी 2 आरोपियों ने घर में जबरन घुसकर उसके साथ गैंगरेप किया। लखनऊ में महिला डॉक्टर से सड़क पर लूट की वारदात हुई। कार सवार बदमाशों ने महिला का पर्स छीना और काफी दूर तक घसीटते रहे। नोएडा के निठारी कांड के 9वें मामले में सजा का ऐलान हुआ। मेड की रेप के बाद हत्या के आरोप में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर पंडेर को फांसी की सजा। गुजरात के कोटदा में स्वामी नारायण मंदिर के पुजारी पर 2 अज्ञात लोगों ने हमला बोला। घायल भक्ति प्रसाद को अस्पताल में भर्ती कराया गया।